कैसा? चलो देख लेते हैं फटाफट से। जो सब हो गया था ना, ये याद रखना। ओ भाई साहब, बस पहला वाला मैंने बता दिया था कि देखो इतने बड़े जनसंख्या है, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब 140 करोड़ की जनसंख्या में आपको भी खुद पता है भाई साहब कि होगा क्या इधर कि इतना जल्दी फैक्टराइजेशन हो जाएगा और इतनी जल्दी डिसयूनिटी करवा देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इलेक्शंस का टाइम आया, इलेक्शंस के टाइम में ऐसे कुछ नेता आ जाएंगे आपके सामने हाथ जोड़कर, और हाथ जोड़कर कहेंगे साहब हमें कृपया करके वोट दें। वो उस वाले भाई को वोट मत देना, इस वाली समाज के वोट मत देना, उस वाली जाति को वोट मत देना। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि जाति, धर्म, वर्ग, समाज, इनके बीच में होगा क्या कि आपको बांटना चाहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये। दूसरा मैंने आपको बताया था करप्शन, और करप्शन के अलावा कैंडिडेट्स एंड पार्टी यूज डर्टी मेथड्स फॉर अ विनिंग इलेक्शंस। इलेक्शन जीतने के लिए एक एक वोट्स के लिए भाई बहुत डर्टी ट्रिक्स को यूज किया जाएगा। अब याद है जैसे कि माल प्रैक्टिस नहीं, मैल प्रैक्टिसेस, जैसे माल माल प्रैक्टिस क्या होता है भाई? चलो हाँ मैं यहाँ था कि अपन ने पढ़ा भी था कि जो परवेज जनरल मुशर्रफ था वो भी बहुत डर्टी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा था। इसके अलावा रॉबर्ट मुगाबे को अपन ने याद रखा था, ये वही क्या नाम था उसका, चिंपांजी, टर्टल, तो वो भी बहुत डर्टी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा था। तो जैसे डर्टी ट्रिक्स थी क्या, जैसे कि किसी को किडनैप करवा देना, मर्डर करवा देना, जबरदस्ती किसी को वोट्स दिलवा देना, इतनी सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ हो रहा था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा अनहेल्दी कंपटीशन भी होगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गए। अब मेरिट्स पढ़ लो कि अब लॉजिकली सोचना कि कौन कौन से मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी में। आप यहाँ रह रहे हो, आपको भी पता है कि डेमोक्रेसी में कौन से मेरिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला कि भाई इंसान के पास वोटिंग राइट्स और कैंडिडेट चूज करने का पूरा पूरा हक है। आप अगर डेमोक्रेसी के अंदर हैं तो आपके पास ही है वो राइट कि आप किसी कैंडिडेट को हटाकर, किसी लीडर को हटाकर दूसरा लीडर चुन सकते हो। अब वैसी बात है, पता चला आपको कोई आज फलाना लीडर पसंद नहीं आ रहा, दूसरे दिन ढिकाना लीडर रख लो। सही बात है कि नहीं है? अरे मीन टू से ए वाला लीडर पसंद नहीं आ रहा तो बी वाला रख लो। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये पूरा का पूरा चॉइस किसके पास है? हमारे पास। इसीलिए बार बार हम इलेक्शन करवाते हैं ताकि अगर किसी लीडर ने कोई गलत काम कर दिया, गलत ढंग से हमको से वोट ले लिया, या फिर हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास वो पूरा राइट है कि हम उसको चेंज कर देते हैं। इसीलिए उसके में डर बना रहता है। दूसरी बात क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोसीजर को एडॉप्ट करना बहुत सही है। बंद कर दें? कौन सा था ये वाला था क्या? ये लो। अब देखो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बंद हुआ ये वाला भाई, इतनी सारी बटन बंद कर दी अभी भी नहीं हो रहा बंद। अब हो गया ना? अरे वो ही कर दिया, छोड़ देखते हैं। अरे सुनो फटाफट से। तो अगला क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम बहुत जल्दी प्रोसीजर को अपना सकते हैं। वो किस लिए अपना सकते हैं? क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ हम लेकर आएंगे, अच्छा बिल लेकर आएंगे, तो सारे के सारे जो वोटिंग राइट्स वाले जो लीडर्स हैं वो सब उसके सहमत रहेंगे, और सहमत करने के अकॉर्डिंग हम एक अच्छी जनगणना के साथ और अच्छी जनसंख्या के साथ कंट्री का ग्रो कर सकते हैं। साथ साथ में और भी सारे राइट्स हैं हम पे, और भी सारे मेरिट्स हो सकते हैं। जैसे हम डेमोक्रेसी के साथ साथ हम सबको इक्वालिटी प्रूफ कर सकते हैं, सभी को समानता का अधिकार दे सकते हैं, लोगों को बंटने से रोक सकते हैं। बंटने से मतलब जाति, धर्म और वर्ग के बीच में बंटने से रोक सकते हैं। इसके अलावा वो नारा नहीं सुनना, बटोगे तो वो ये बेकार की सारी चीज़ें है ना। हम सभी को एक प्रकार समानता के नज़रिए से देख सकते हैं भाई। इसके अलावा वॉट एवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे इलेक्शंस में सिस्टम क्या है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो इलेक्शन है वो होता कैसे है। सबसे पहले अपने पास दो प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, याद रखना। सबसे पहले अपने पास दो प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शन और राज्यसभा इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन दो प्रकार के हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में पहले सबसे छोटा सा डिफरेंस ये समझ लो, ये जो लोकसभा इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शंस में हम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, यानी हाँ सीएमपी क्या होता है भाई? सिंपल सी बात यह है कि आपने अगर लोकसभा इलेक्शंस कराया है तो लोकसभा इलेक्शंस में आप प्राइम मिनिस्टर को जी को चुनोगे,
और अगर आप विधानसभा का इलेक्शन करवा रहे हो तो विधानसभा के इलेक्शन में आप सीधे के सीधे किसी मिनिस्टर्स को चुनोगे। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो कि लोकसभा के इलेक्शन में डायरेक्ट प्रधानमंत्री, और अगर विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है तो अलग अलग प्रकार के चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे और ये अलग अलग लेवल पर चुने जाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा ये याद रखना कि जो लोकसभा और विधानसभा का पूरा कार्यकाल है, ये पूरे इलेक्शन का कार्यकाल 5 साल तक चलता है। ये पूरे इलेक्शन का कार्यकाल 5 साल तक चलता है। इसके अलावा इस लोकसभा इलेक्शंस को हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। अब एक बात और, 2 मार्क्स में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान या इलेक्शन जब कंडक्ट होता है उसके दौरान अगर किसी लीडर की डेथ हो जाए या फिर वो लीडर उस जगह से तुरंत किसी अर्जेंट रीजन की वजह से उस पार्टी से बाहर हो जाए, ऐसे कुछ अगर सीवियर कारण हमें देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं, तो उस वाली केस को हम कहते हैं बाय इलेक्शन। याद रखना, फिर दोबारा होगा। हाँ ठीक है भाई, ये सारी चीजें याद रखना। अब इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज, अब आओ कॉन्स्टिट्यूंसीज वाली सभा में। अरे बस भाई साहब कंपनी, क्या हो गया? चलो इधर आओ, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अरे सुनो सुनो बस, हाँ क्या? बता रहा हूँ ना मैं, बैठ जा सक्षम, इसको पढ़ लो बेटा फटाफट से। चिप, रेड चिप डल गई उसके अंदर बाद में। चलो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज पे आओगे तो कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब ये होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रॉपर मतलब क्या होता है कि किसी जगह से जब हम एक पर्टिकुलर एरियाज में सीट्स को अलॉट कर देते हैं या सीट्स को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, हम उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। ये याद रखना, किसी मैंने क्या बोला, किसी एरिया में अलग अलग सीट्स को हमने निकाल दिया किसी अदर पर्पस के लिए, वो हो गया इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है एक सीट, और हर एक सीट के लिए आता है एक लीडर। तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से अगर अपन देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर एक लीडर अलॉट किया जाता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए? 543 रिप्रेजेंटेटिव्स। और यही लोग आगे जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी को चुना जाता है, यानी एमपी बनाया जाता है। टोटल मिला के कितने? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज आ जाता है और आगे जाके यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहलाए जाते हैं, ये याद रखना। अलग अलग सीट्स, बेसिक डिवीजन ये है कि जिस स्टेट के अंदर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट, जिस स्टेट के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन उतने कम सीट। जैसे आप बात करोगे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जब इनकी पॉपुलेशंस को आप देखोगे ना तो इनके पूरे स्टेट में केवल 1 या 2 सीट ही निकलती हैं, केवल एक सीट। लेकिन आप यूपी में देख लो, आप अपने एमपी में देख लो, सबसे ज्यादा यूपी और एमपी की सीट्स ही होती हैं, सबसे ज्यादा सीट यूपी की और उससे नीचे दूसरे नंबर पे एमपी की सीट। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उसके हिसाब से सीट्स निकलती हैं और यही कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कहलाती हैं, ये याद रखना। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी इलेक्शन प्रोसीजर। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? आराम से, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है बताओ, थोड़ा सा मेरे को बता सकते हो? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? रिजर्व नहीं, ऐसा होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब ये होता है कि वीआईपी सीट नहीं होती है। सुनो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सीट्स को अलग से निकाल दें और उनको लॉक कर दें। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही हमने वो सीट्स रखी हैं। जैसे हमने एक नई पॉलिसी निकाली थी कि हमारे इलेक्शंस के अंदर 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन को अलॉट की जाएगी।
ये याद रखना। तो होगा क्या कि हमने सारी सीट्स में से हम क्या करेंगे कि 1/3 सीट्स केवल और केवल वुमेन के लिए निकाल देंगे। तो उस वाली सीट पे कोई भी मैन खड़ा हो ही नहीं सकता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही खड़े होंगे। उसमें भी हमने ये ट्रिक निकाली थी कि आप हर एक सीट से क्या करोगे कि अलग अलग वर्ग के वुमेन को खड़ा कर दोगे। जैसे कहीं ओबीसी, कहीं कोई जनजाति से वुमेन खड़ी हो जाएगी, कहीं कोई जनरल कास्ट की खड़ी हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आपको पता है कि हर एक पर्सन सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, तो अपने बारे में सोचेगा तो क्या होगा, जैसे जो जनरल वाली वुमेन होगी वो सबसे पहले जनरल वालों का भला करेगी, ऐसी ओबीसी वाली ओबीसी का भला करेगी, एससी एसटी वाली है एससी एसटी की करेगी, ऐसी ट्राइबल का ट्राइबल। भाई हर कोई इंसान अपने घर का भला करेगा ना। तुम्हें अगर आज मैं 500 रुपये फ्री में बांट दूँ तो तुम खुद खाओगे, घर वालों को खिलाओगे, कि पड़ोसी को बांटने चले जाओगे, आज मुझे पता है 500 रुपये मिले तो तुम रख लो, एक काम करो, ऐसा तो नहीं करोगे ना, खुद यूज़ करोगे ना उसका। तो सबसे पहले हम खुद के बारे में सोचते हैं। इसी तरीके से याद रखना कि इसीलिए हमने ये स्ट्रेटेजी खेली थी कि जब हम वुमेन की ट्रिक्स को अलग निकाल देते हैं, वुमेन की सीट्स को अलग निकाल देते हैं, तो क्या होगा कि उसके लिए हमारे पास स्पेशल चीज़ें रहेंगी जिससे हम देश को भी ग्रो कर सकते हैं। वुमेन के अलावा और भी लोग हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट लोग हो गए, तो इनके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा जीतना आसान हो जाता है क्योंकि इनके लिए सीट्स को अलग निकाल दिया जाता है, याद रखना। अरे मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कहा था ना, चैप्टर रह गए हैं, अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसको देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों को और सीट्स को अलग अलग रिजर्व कर देते हैं ताकि हमें इलेक्शंस में मदद मिलती है और इलेक्शन को जीतने में भी मदद मिलती है। इससे हमारे कुछ फ़ायदे हैं, जैसे इलेक्शंस अच्छे तरीके से जीत लिया जाता है, कंडक्ट भी हो जाता है। दूसरी बात, इसी तरीके से हम देश को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो नियम निकाला है जिस भी पार्टी ने, उस पार्टी का बहुत सपोर्ट होता है। क्यों? जैसे मान लो कि जिस पार्टी ने निकाला होगा कि हम वुमेन को सीट्स रिजर्व करवा देंगे, उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो वुमेन को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो ये जो नई थिंकिंग, ये जो नई सोच है, जो जो लेकर आता है, धीरे धीरे हम उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये तो भाई देखो ब्लर हो गई यार, हैं? अरे अब तो भूल ही जाओ भाई। देखो भाई, पहले बोला जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बोला जा रहा है लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ। अब क्या कर सकते हैं? अरे मैंने एक मीम देखा था, उसमें हालांकि वो मीम थोड़ा सा वैसा था, लाइक वो जो जिसने भी ये कमेंट किया था उसको एक्चुअली में करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मीम तो मीम होते हैं, आप क्या कर सकते हो। उसमें लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके साथ में लिखा था कि अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बेटी के हाथ की रोटी कैसे खाओगे। तो नीचे लिखा था दाल चावल खा लेंगे। भाई तुम सोचो कमेंट वाला क्या ही इंसान होगा यार, वाहियात लोग होगा, सच बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, हो गया, अब वोटर लिस्ट पे आ जाओ। वोटर लिस्ट का मतलब क्या होता है? द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इज प्रिपेयर बाय इलेक्शन कमीशन। ये पूरे इलेक्शन का प्रोसेस कौन कंडक्ट कराता है? मैंने अभी बताया, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही एक वोटर लिस्ट निकाली जाती है, जिसका मतलब होता है कि एक लिस्ट जारी करी जाएगी जिसके अंदर जितने भी लोग इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी लोग उस इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं, मतलब उसके अंदर लीडर बनने के लिए तैयार हैं, उन सबकी एक लिस्ट तैयार करी जाएगी, जो आपके पास भी वो लिस्ट आएगी और इलेक्शन कमीशन के पास भी रहेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इस बार इलेक्शंस के अंदर कितने कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से लोग खड़े हो रहे हैं, और उसके साथ में आपको उनका पूरा बायोडेटा मिलेगा, जैसे उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उनकी एज। हाँ, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। हाँ, तुम्हारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड थोड़ी करेगा कोई, तुम्हें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, एज, घर परिवार के लोग, वो पहले कहाँ काम करते थे, पहले क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा वोटर लिस्ट के अंदर। और ठीक है, बंद हो जाएगा। क्या? नहीं, देखो इसके आगे देखो, अब होगा क्या, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, हर एक चीज़ को लिंक किया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे कि एक वोटर लिस्ट तैयार करेंगे और सारे वोटर्स को एक लाइन में तैयार करेंगे ताकि ये इक्वालिटी बनी रहे। अब आपकी मर्जी है, आप सारे बैकग्राउंड्स को चेक करो, सबको अच्छे से स्टडी करो और फिर आप देखो कि आपको किस वाले इंसान को वोट करना है। आप
उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हम जिस इंसान को वोट कर रहे हैं क्या वो हमारे देश का डेवलपमेंट कर पाएगा, क्या वो हमारा विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या वो हमारी कंट्री को ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी। ठीक, हाँ लिखा रहता है ना, सारी चीज़ों का नाम लिखा रहेगा, आपको बताया रहेगा सब कुछ। यही वोटर लिस्ट है, याद रखना। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब आओ जो कैंडिडेट्स हैं उनका नॉमिनेशन। ये नॉमिनेशन क्या है? एक पत्र आता है भाई जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले एलिजिबिलिटी होगी भाई आप भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के अंदर इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, आपके पास भारत की नागरिकता होना चाहिए। नहीं, उनके पास भी नागरिकता होनी चाहिए। बाहर के लोग हो कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता इंडियन की होनी चाहिए। दूसरी बात, वो मिनिमम एज उनकी 25 साल होना चाहिए, याद रखना। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज एटलीस्ट 25 होनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है। इसके बाद ये है कि आपके पास कोई सीवियर क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए। सीवियर क्रिमिनल केसेस कौन से? जैसे कि पॉक्सो, पॉश नहीं जानते किसी नहीं, धारा में सिर्फ 376 और 302 ही नहीं होता बेटा, और भी होती हैं, तुमको 2 ही आती हैं। किसी प्रकार के सेक्सुअल हरेसमेंट का केस नहीं आना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास पॉक्सो का एक्ट नहीं लगा होना चाहिए। जितने सीवियर और मेजर केसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मर्डर्स वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े, ये सारे, तो क्या होगा कि ये जो तो ये अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आपके पास देखे जाएंगे। इसके अलावा फिर आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, देन आप उसमें एलिजिबल होंगे और उसके बाद आपका सपत्र भरा जाएगा, देन आप कैंडिडेट जो हो वो लाइबल हो आप इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं, देखने पड़ेगी, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये लो, ले लो इसको और पढ़ लो एक बार। लीगल डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड विद डिटेल्स ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। जो भी आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, सबसे पहले आप उनको शॉर्ट आउट करोगे, उसके बाद ही इलेक्शन लड़ पाओगे। मतलब केस क्लोज करना पड़ेगा पहले, रफा दफा, ठीक है। आगे बढ़े, मैं भेज दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो मैं करवा दूंगा तुम्हें। आगे देखो और कौन सी चीजें हैं। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन। आप सुनो, अब जब आप कैंडिडेट्स बनने जा रहे हो, जब आप इलेक्शन खड़े होने जा रहे हो, तो इलेक्शंस के अंदर आपके पास सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सारी डिटेल्स जैसे आपको नाम पूरा, पता, नंबर, एज, घर में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हो, पहले क्या काम करते थे, या फिर पहले किस पार्टी के अंदर थे। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई पार्टी चेंज करी है, अगर करी है तो क्या, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपको कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या नहीं है, आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये एसेट लाइबिलिटीज़ क्या है? मतलब आपने कितने लोगों से कोई चीज़ उधार लेकर तो नहीं रखी, या फिर अगर आपके पास किसी प्रकार की एसेट्स हैं तो कितनी हैं, यानी संपत्तियां कितनी हैं आपके पास। इलेक्शन में लड़ने से पहले आपके पास संपत्ति कितनी है और उसके बाद 5 साल बाद आपके पास संपत्ति कितनी है। ये तो हमें फर्क अलग ही समझ में आ जाता है ना। फिर बाद में चिट फंड और डोनेशन कंपनियां खुल जाती हैं। पहले मैं गरीब हुआ करता था, अब मैं इलेक्शन लड़ गया हूं, तो अब मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूं, मंदिर खोल रहा हूं, डोनेशन खोल रहा हूं, जाने क्या क्या चीजें हैं, एनजीओ बना रहा हूं। मैनेज करना बड़ी बात। चलो, द वोट आर बीइंग काउंटेड
द हाईएस्ट वोट्स विन। भाई जो भी जिस भी पार्टी के या जिस भी लीडर के सबसे ज़्यादा वोट होंगे और वही पार्टी जीतेगी। और बाद में आप जानते ही हो भाई कि धन्यवाद धन्यवाद, आपने हमें जिताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपके पास बातें होंगी ठीक है भाई। चलो अब आ जाओ इलेक्शन कैंपिंग। इलेक्शन कैंपिंग क्या होता है साहब? अब आगे देखो इलेक्शन कैंपिंग। देखो इलेक्शन कैंपिंग क्या है कि एक इंडिया का प्रोसीजर है जो 2 वीक्स के स्टार्टिंग में होता है। मतलब ये क्या करता है कि लगभग लगभग 2 वीक्स लेता है अपने साथ, पेंडिंग लेता है। इसके साथ में डिक्लेरेशन और फाइनल लिस्ट निकालता है 48 घंटे के अंदर अंदर। ये पोलिंग बूथ, मतलब पोलिंग के मतलब यानी इलेक्शन से पहले, ये जो इलेक्शन कैंपिंग है इलेक्शन से पहले 48 घंटे पहले। हाँ, इलेक्शन कैंपिंग में क्या होता है कि इलेक्शन से 48 घंटे पहले या कुछ टाइम पहले, कुछ या फिर 2 हफ्ते पहले तक हम क्या करते हैं कि अब अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब क्या है? मतलब कैंपिंग करना। रैलियां निकल रही हैं, कल्लू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे करके, सुनी है तुमने कि नहीं सुनी? तो ये रैलियां निकलती हैं, बढ़िया बाइक से कार से रैलियां निकलती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी स्पीचें दी जाती हैं कि भाइयों और बहनों, हमने आपके लिए सड़कें बनवाई हैं, हमने आपके लिए ये करवाया है वो करवाया है। और इलेक्शंस के टाइम पे जब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया जाता है वैसे वैसे हम कई सारी चीज़ें बांटते हैं। जैसे माननीय नेताजी ने सर्दियों में गरीबों को बांटा कंबल, माननीय नेताजी ने सर्दियों में गरीबों को बांटी गुट्टी। ठीक है भाई, समझ गए? तो अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट जरूरी है या नहीं है? बताओ, ये जो कैंपिंग है ये कैंपिंग जरूरी है या नहीं है? एक सेकेंड रोहन, ये इलेक्शन कैंपिंग जरूरी है या नहीं है? क्यों जरूरी है? किस लिए जरूरी है? तो फिर शांति से, इलेक्शन कैंपिंग एडवर्टाइजमेंट है और ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है ताकि हर नेता अपने अपने काम को बता सके कि अगर आप हमें जितवाएंगे तो भाई हम ये काम कर देंगे, आपको इकोनॉमी का ग्रोथ करेंगे, आपका ग्रोथ करेंगे, जीडीपी में सहायता देंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे और जाने कितने वादे वो आपसे करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं इलेक्शन कैंपिंग की, ये याद रखें। ठीक, और क्या, हम अलग अलग प्रकार की योजनाएं निकालेंगे। योजनाओं में हम सारे लोगों को शामिल करेंगे जिससे पता लगता रहे कि भाई हमारी ही पार्टी ऐसी है, एकमात्र पार्टी हमारी ऐसी है जो आपके लिए केवल काम कर रही है, जबकि पता चलता है वो 1 महीने बाद कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन बताया ऐसा जाता है कि केवल हमारी पार्टी आपके लिए काम कर रही है। कई सारे नारे निकाले जाएंगे, जैसे गरीबी हटाओ योजना आ जाएगी, इसके अलावा सेफ डेमोक्रेसी, जनता पार्टी, जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रकार के नारे आएंगे। क्या हाँ? ठीक है भाई, शांति भाई, शांति भाई, शांति। अब देखो इधर, इतना आ गया समझ में? अब एक बात और सुन लो, हमेशा इलेक्शन कैंपिंग जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक लिमिटेड फंड देता है हर एक पार्टी को कि आप अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर केवल और केवल इतना ही फंड खर्च कर सकते हो। उससे ज़्यादा किया तो भाई अब वो आपके जेब से खर्चा लगेगा। लेकिन इतना इतना फंड आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। आपको जहाँ जैसे जगह जगह पोस्टर लगवा सकते हो, इधर उधर एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। ये लिखा रखा है। अगर देखो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 25 लाख, लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 25 लाख तक वो करवा सकते हो इलेक्शन कैंपिंग, और असेंबली इलेक्शंस के अंदर 10 लाख तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? टोपी पहने भाई, ये होल्ड इलेक्शन प्रोपेगेंडा। ठीक है भाई, तो इतना तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा?
कितने बज गए? ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? चलो और आगे बढ़ जाएं, अगर कहो तो और आगे बढ़ जाएं। चलो एक काम करते हैं फिर, इसके आगे अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे।